भाषा की व्यवहारिकता है भाषा की जान, भाषा में हो नवीनता तो बढ़ जाए भाषा का मान। शब्द है भाषा की इकाई, भाषा है संस्कृति का अंग, बिन भाषा न कर सकें हम अपने भावों की अभिव्यक्ति। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, अभी आप लोगों ने जिस पंक्ति को सुना, निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय क्या है और यह पंक्ति हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किस पाठ से संबंधित है। जी हाँ बच्चों, आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बच्चों, लोग जानते हैं कि यह निबंध विधा में लिखी गई रचना है और इस अध्याय को हम लोग दो भागों में पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारा यह दूसरा भाग है। बच्चों, प्रथम भाग में हम लोगों ने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन से परिचित हुए और साथ ही साथ आपके साहित्यिक योगदान को भी हम लोगों ने जाना था और इसके साथ ही साथ भाषा और आधुनिकता जो शीर्षक है उसका अर्थ, उसकी सार्थकता को हम लोगों ने जान लिया था। बच्चों, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इस पाठ में क्या विशेष बातें हैं उसे भी जाना था। आइए बच्चों, अब इसी क्रम में हम अध्ययन को गति देते हैं और जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है। बच्चों, आज हम लोग भाषा और आधुनिकता पाठ के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी व्याख्या जानेंगे और साथ ही साथ उस पर आधारित प्रश्न को भी हम लोग जानेंगे। उसके उपरांत कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग जानेंगे और अंत में हम लोग अभ्यास कार्य को देखेंगे। इसी क्रम में बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः इस पाठ में क्या विशेष बातें हैं उस पर दृष्टि डालते हैं। बच्चों, यही वह विशेष बातें हैं जिस पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अपने विचारों को रखा है, अपने विचारों की विवेचना किया है। बच्चों, लेखक का यह मानना है कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है इस पर भी लेखक ने अपना विचार व्यक्त किया है। साथ ही साथ लेखक का विचार है कि भाषा की इकाई शब्द है और भाषा का मुख्य कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति और भाषा का जो प्राण तत्व है बच्चों वह भाषा की व्यवहारिकता है। यह लेखक का विचार है और इस विचार को उन्होंने किस भाषा में व्यक्त किया है, वह भाषा है शुद्ध, परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ, साहित्यिक खड़ी बोली और शैली है बच्चों विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और गवेषणात्मक। यह है पाठ का परिचय। बच्चों, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी मूल पाठ की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज का यह पहला गद्यांश है जिसे मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि इस गद्यांश में लेखक की क्या मान्यता है, लेखक का क्या विचार है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक का यह विचार है कि भाषा में नवीनता का गुण आवश्यक है क्योंकि भाषा की नवीनता ही भाषा की सुंदरता में, भाषा की सार्थकता में, भाषा की उपयोगिता में वृद्धि करती है। लेकिन लेखक का यह विचार है कि नवीनता का आशय यह नहीं है कि विदेशी भाषा के जो शब्द हमारी भाषा में समाहित हों उनका सदैव ही परिवर्तन किया जाए।
अर्थात जिस विदेशी भाषा के शब्द से हमारे भावों की अभिव्यक्ति स्पष्टता से किया जा सके उसमें परिवर्तन करना उचित नहीं है, यह लेखक का विचार है। उन्होंने बताया है कि आज के वैज्ञानिक युग में अनेक आविष्कार हो रहे हैं और जिस देश में यह आविष्कार होते हैं उस देश के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है बच्चों, और यह नामकरण अपनी भाषा में अपने विवेक के अनुसार किया जाता है। लेखक का यह विचार है कि वह जो नामकरण किया गया है उसे उसी रूप में हर भाषा में उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस स्वीकार्यता से उस वस्तु विशेष को समझने में आसानी होती है। अगर हर देश उस वस्तु के नामकरण में परिवर्तन करता चले, उस वस्तु का नाम अपनी अपनी भाषा के अनुसार करता चले, तो उस वस्तु विशेष को समझने में कठिनाई होगी, यह लेखक का विचार है। उदाहरण के लिए लेखक ने 3 शब्दों को लिया है, रेडियो, टेलीविजन और स्पुतनिक। स्पुतनिक मानवकृत उपग्रह को कहा जाता है। बच्चों, रेडियो और टेलीविजन जो शब्द है वह जन सामान्य की भूमि पर उतर चुका है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो। इन दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत सहूलियत से करता है और इन दोनों शब्दों के उच्चारण से वह तुरंत उस वस्तु विशेष को समझ जाता है। रेडियो जो अंग्रेजी के शब्द हैं, स्पुतनिक रूसी शब्द है और टेलीविजन 2 भाषाओं के मेल से बना है, एक तो यूनानी और दूसरा लैटिन। यूनानी टेली है और विजन जो है वह लैटिन शब्द है। इन्हीं दोनों शब्दों को मिला करके टेलीविजन बना हुआ है। बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग जन सामान्य के बीच में हो चुका है। लेखक का यह विचार है कि अगर इन शब्दों को उसी तरह से हम अपनी भाषा में स्वीकार नहीं करेंगे तो वस्तु विशेष को समझने में कठिनाई होती है। अगर हर देश अपना अपना हर वस्तु के लिए नामकरण करने लगे तो उस वस्तु को समझने में आसानी नहीं होगी। बच्चों, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। यही बात लेखक कह रहे हैं कि जिस आविष्कार का नामकरण जो देश अपनी भाषा में कर दिया है उसे उसी रूप में अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, जिससे उस वस्तु विशेष को समझने में आसानी हो। बच्चों, इसके साथ ही वैज्ञानिकों के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, वह उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे उनका नामकरण कर दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि न्यूटन का गति विषयक नियम, ये आइजैक न्यूटन के ही नाम पर रख दिया गया है। इसी तरह से लैमार्क का जो विकासवादी सिद्धांत है वो लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से बच्चों, जो राजनैतिक सामाजिक विचारक हैं उनकी विचारधाराओं का नामकरण भी विचारकों के नाम के आधार पर भी कभी कभी कर दिया जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स के विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। हम सब उसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। बच्चों, इसी तरह से एक उदाहरण लेखक ने और भी रखा है इस पाठ में, सीढ़ी। सीढ़ी का प्रयोग बहुत पहले से ही ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन आज वैज्ञानिक आविष्कार हो जाने के कारण इसके लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा है उन आविष्कार के आधार पर, जैसे एस्केलेटर, एविलेटर और लिफ्ट। इस तरह बच्चों, लेखक का यह विचार है कि वैज्ञानिक आविष्कार कहीं भी हुए हों और उनका अगर नामकरण हो गया हो तो उन नामकरण को अपनी भाषा में वैसे ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसमें किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों,
इस गद्यांश को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, लेखक ने इस गद्यांश में आवश्यकतानुसार शब्दों के परिवर्तन पर बल दिया है और साथ ही साथ वैज्ञानिक आविष्कारों के नाम को यथावत स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस गद्यांश में बच्चों वैज्ञानिक आविष्कारों के जो नामकरण हैं उन्हें स्वीकार कर लेने के लिए प्रेरित किया गया है। इस गद्यांश में बच्चों भाषा शुद्ध, परिष्कृत, प्रवाहपूर्ण एवं परिमार्जित खड़ी बोली है और शैली है विवेचनात्मक। बच्चों, अब इसी गद्यांश पर आधारित हम प्रश्न को जान लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस गद्यांश से बन सकते हैं। बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न बच्चों 2-2 अंक के होते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैसे क्यों स्वीकार कर लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, यह रेखांकित अंश हैं और इन्हीं की व्याख्या आपको करनी है। उसके उपरांत आपका प्रश्न है, किन किन शब्दों को प्रत्येक देश के भाषाओं को स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं। दूसरा गद्यांश मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उनके द्वारा ही उनके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उन स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों, कभी कभी जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो उसी भाव से संबंधित कई पर्यायवाची शब्द हमारे सम्मुख होते हैं, तो उस समय हमें उन पर्यायवाची शब्दों के भेद का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी उनके सूक्ष्म अंतरों का ध्यान रखना पड़ेगा और उन पर्यायवाची शब्दों में से किस शब्द के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्टता के साथ, अधिक भावुकता के साथ कर सकेंगे, यह ध्यान रखना पड़ेगा। यह लेखक का विचार है। जब भी पर्यायवाची शब्दों का हम प्रयोग करें अपने भावों और विचारों, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करने के लिए, तो उनके सूक्ष्म अंतरों का ध्यान अवश्य रखें। यह लेखक का विचार है। इसके लिए लेखक ने 3 शब्द लिए हैं, उष्ण, ऊष्मा और ताप। बच्चों, लेखक का कहना है कि जैसे उष्ण एक भाव है, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, इसमें उतना अंतर नहीं, इतना अब समझा जाता है। बच्चों, यह तीनों शब्द ऐसे हैं जिसमें अंतर बहुत कम है और पहले तो इस अंतर को माना भी नहीं जाता था, लेकिन आज भाषा का विकास हो चुका है और भाषा में जो शब्द हैं उनके सूक्ष्म अंतरों को पहचाना जा रहा है, तो उसके अंतर को लेखक ने बताया है कि उष्ण जो है बच्चों एक भाव है और जब उष्णता के बारे में बताना होता है, जब गर्माहट के बारे में बताना होता है, तब हम ऊष्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा किसी वस्तु या पिंड के ऊर्जा को कहते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु के गर्माहट के बारे में बताते हैं तब ऊष्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम उष्णता के परिणाम को या गर्माहट के परिणाम को बताते हैं तब वहाँ हम ताप शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके मात्रक के आधार पे भी देखें तो दोनों में अंतर है।
ऊष्मा को हम जूल में नापते हैं और ताप को हम केल्विन में नापते हैं। इस प्रकार इसमें सूक्ष्म अंतर है। इस प्रकार कई ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं या अन्य शब्द हैं जिनके सूक्ष्म भेदों को हम नहीं समझ पाते हैं और एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग कर लेते हैं। एक उदाहरण आपके सम्मुख रखती हूँ कि वर्ण और अक्षर। सामान्यतः देखा जाता है कि अक्षर को ही लोग वर्ण मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अक्षर जो उच्चारण ध्वनि है, एक तरह से सामान्य भाषा में कहें तो जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब तक वह अक्षर है और ज्यों ही उसको हम लिपिबद्ध कर देते हैं बच्चों, तब वह वर्ण का रूप धारण कर लेता है। एक सामान्य भाषा में यह दोनों में अंतर है बच्चों। इसीलिए देखिए कि वर्णमाला लिखा होता है, न कि अक्षर माला। इस प्रकार से बच्चों लेखक का यह विचार है, इन सूक्ष्म अंतरों को पहचानते हुए शब्दों का प्रयोग करना उचित लेखक ने माना है। इसके साथ ही लेखक का यह भी विचार है कि पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। बच्चों इसमें लेखक का यह विचार है कि पहले अभ्यास की कमी के कारण शब्दों के सूक्ष्म अंतर को हम नहीं समझ पाते थे और शब्दों के अर्थ, शब्दों की आत्मा को नहीं समझ पाते थे, तो वह हमें कटु लगते थे, अप्रिय लगते थे। लेकिन भाषा के विकास के कारण आगे चल करके वही शब्द सर्व प्रचलित हो गए, यानी जन सामान्य के धरातल पर उतर गए और वह जीवंत हो उठे और वह भाषा के विकास में सहयोगी हो सके। यह लेखक का विचार है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य को हम जान लेते हैं। बच्चों लेखक ने भाषा के अंतर्गत उपयुक्त शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने उपयुक्त शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है और साथ ही साथ भाषा में विद्यमान पर्यायवाची शब्दों के सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग पर बल दिया है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न को हम जान लेते हैं। बच्चों इस गद्यांश से संबंधित यह प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले गद्यांश की तरफ। पढ़ती हूं मैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। बच्चों लेखक का यह विचार है कि भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति, अर्थात जिस शब्द से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति स्पष्टता के साथ कर सके उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों भाषा में नवीनता का होना आवश्यक है। उसमें नए नए शब्द, नए नए रीतियां, नए नए मुहावरों का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन वह तभी सार्थक होंगे जब वह शब्द, वह मुहावरे हमारे भावों की अभिव्यक्ति स्पष्टता के साथ कर सकें। अर्थात जिन शब्दों से हम भावों की अभिव्यक्ति स्पष्टता के साथ कर सके उसी शब्द का समावेश अपनी भाषा में करना चाहिए। यह लेखक का विचार है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। बच्चों लेखक का यह विचार है कि अगर भाषा में स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता न होगी तो वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी। भाषा में स्पष्ट अभिव्यक्ति का होना, निर्देश का होना अत्यंत ही आवश्यक है और जिस भाषा में सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता होगी बच्चों, वह भाषा चिरकाल तक जीवित रहेगी और अपना विकास निरंतर करती रहेगी। यह लेखक का विचार है। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। बच्चों सार्थकता
का अर्थ है उपयोगिता, उन्मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद या स्वतंत्र या आजाद। बच्चों, लेखक का यह विचार है कि जब भी हम नवीन शब्दों का समावेश करें या नवीन शब्दों को गढ़ें, तब उस समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उस शब्द की मूल आत्मा क्या है, अर्थात उस शब्द के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति सार्थक ढंग से कर पाएंगे या नहीं। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है और साथ ही साथ लेखक ने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के शब्द निर्माण के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, लेखक का यह विचार है कि यदि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी दूसरे भाषा के शब्द को अपनी भाषा में समाहित नहीं करते हैं तो इसमें नुकसान अपनी भाषा का ही होता है। लेखक का यह विचार है कि यदि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हों कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, इसलिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का समावेश हम अपनी भाषा में नहीं करेंगे, तो इससे हानि अंग्रेजी भाषा का नहीं होगा बल्कि अपनी भाषा का होगा। हमारी शब्द संपदा कम होगी और भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता भी कम होगी और भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगी, वहीं भाषा का विकास रुक जाएगा। बच्चों, इसीलिए लेखक का यह विचार है कि वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म से संबंधित शब्द हो, तो यदि उसमें भाव अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है तो उसे उसी रूप में अपनी भाषा में समाविष्ट कर लेना चाहिए। यह लेखक का विचार है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और इससे संबंधित साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, लेखक का यह विचार है कि नए शब्दों के निर्माण के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उससे हमारे भावों, विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्टता के साथ हो सके। साथ ही साथ लेखक का यह भी विचार है कि विदेशी भाषा के शब्दों से यदि हमारे किसी भाव की अभिव्यक्ति होती है तो उन शब्दों को ग्रहण करने में हमें कोई हानि नहीं है। अब इस गद्यांश से संबंधित बच्चों हम प्रश्न को जान लेते हैं। यही प्रश्न हैं जो इस गद्यांश से संबंधित हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। यह हमारा अंतिम गद्यांश है। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। बच्चों, लेखक का यह विचार है कि नए नए शब्दों का प्रवेश करना, नए नए मुहावरे, नए नए रीतियों का भाषा में प्रवेश करना ही आधुनिकता नहीं है, बल्कि जब उन्हें व्यवहारिक धरातल पे उतारा जाता है तब वह भाषा में आधुनिकता लाते हैं। बच्चों, लेखक का यह विचार है कि जब भी हम नवीन शब्दों का समावेश करते हैं या फिर नवीन शब्दों को गढ़ते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें व्यवहारिकता का होना आवश्यक है, यानी उसका प्रयोग सामान्य धरातल पर किया जाना संभव हो, तभी वह भाषा सार्थक बन पाती है। जिस भी शब्द का निर्माण किया जाए उसका प्रयोग विद्यालयों में, जनसामान्य में, साहित्य में, हर जगह प्रयोग अगर किया जाएगा तो वह भाषा सजीव होगी और चिरकाल तक जीवित रहेगी। यह लेखक का विचार है और लेखक ने यह बताया है कि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण है। दूसरे शब्दों में लेखक ने बताया है कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि लेखक का विचार है कि भाषा
का जो प्राण है, भाषा की जो जान है, वह उसकी व्यवहारिकता है। और व्यवहारिकता कैसे आएगी? जब हम जिन भी शब्दों का निर्माण करते हैं या प्रवेश करते हैं, उनका जन सामान्य की भूमि पर प्रयोग किया जाना ही उसकी व्यवहारिकता है। अर्थात अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही भाषा की व्यवहारिकता है और यह व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण है। जब भी हम नए विचारों के अनुसार, नए आविष्कारों के अनुसार, नई रीतियों के अनुसार, नए परंपराओं के अनुसार हम शब्द गढ़ते हैं, तो उन गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग जनसामान्य की भूमि पर किया जाना आवश्यक है। और जितना अधिक प्रयोग होगा, जितनी अधिक व्यवहारिक स्तर पर वह शब्द उतरेंगे, वह भाषा उतने ही चिरजीवी होती है। बच्चों, यह लेखक का विचार है। अब हम इसी गद्यांश से संबंधित साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने भाषा की आधुनिकता का जो वास्तविक अर्थ है उसे बताया है, साथ ही साथ भाषा की व्यवहारिकता को ही भाषा का प्राण तत्व माना है। अब इस गद्यांश से संबंधित बच्चों प्रश्न क्या बन सकते हैं, वह इस प्रकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं आज के भाग के अंतर्गत, उसके अर्थ को जान लेते हैं। उद्दिष्ट शब्द का अर्थ है उद्देश्य रखने वाली। संश्लिष्टताओं का अर्थ है सूक्ष्म विशेषताओं। ऐच्छिक का अर्थ है स्वयं स्थापित की गई। प्रयुक्त होना का अर्थ है प्रयोग होना। सार्थकता का अर्थ है उपयोगिता। पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से स्थापित धारणा। प्राण तत्व का अर्थ है आत्मा। चिरकाल का अर्थ है बहुत समय। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने कठिन शब्दों को भी जान लिया। अब हम अपने आज के अभ्यास कार्य को भी देख लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है भाषा और आधुनिकता पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के विचारों का सार अपनी भाषा में लिखिए। और दूसरा प्रश्न है भाषा को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा, समझा और जाना। इसमें हम लोगों ने यह जाना कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की इकाई शब्द है, भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है, भाषा का कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है और व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। इस प्रकार बच्चों, भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। और भाषा की यदि ज्योति प्रकाशित नहीं होती बच्चों, तो आज हम अंधकार में निमग्न होते, अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। भाषा यदि बच्चों नहीं होती तो हम अपने पूर्वजों के विचारों को, अनुभवों को ग्रहण नहीं कर पाते और अपने भावों, विचारों और अनुभवों को आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाते। इस प्रकार बच्चों, भाषा ही वह उपलब्धि है जिसके कारण मानव श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ। पुनः मिलेंगे नई पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।